हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक और मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे दोस्तों सेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आज के वीडियो में हम दोस्तों जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर काफ़ी शानदार सवाल दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान जीके, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हम कंप्लीट मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। इसके अलावा दोस्तों आज हम जो है कुछ बच्चों ने कॉमेंट किया था कि सर डायरेक्ट आंसर बताइए और उसका एक्सप्लेनेशन बताइए, तो आज हम यही करेंगे दोस्तों। सवाल पढ़ेंगे और उसका मैं आंसर आपको बताऊँगा और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अदर जो ऑप्शन है उनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और जिन बच्चों ने पहले वाले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल करवाए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या कह रहा है, घोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो दोस्तों घोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य आपका भोराट का पठार स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भोराट का पठार जो है इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वह आपका उड़िया का पठार हो जाएगा, जो कि आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, उड़िया के पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे मेसा के पठार के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो मेसा का पठार जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेसा का पठार जो है दोस्तों इसके ऊपर ही चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है दोस्तों मेसा का पठार कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये आपका गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ किला आपका मेसा के पठार पर हो जाएगा। इसके अलावा एक और पठार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जयसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है, तो वो आपका लसाड़िया का पठार है। ठीक है, जो कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। लसाड़िया का पठार ये अभी वर्तमान में कहाँ पर आता है दोस्तों, तो सलूम्बर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, सलूम्बर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उबड़ खाबड़ पठार है। ठीक है, एक आपका आता है दोस्तों ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार आपका कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका भैंस के ऊपर बीज। इसको कैसे याद रखते हैं हम, भैंस के ऊपर बीज, भैंस के ऊपर क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा, यानी कि ये आपका भैंसोरगढ़ और भिजोलिया के मध्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपरमाल का पठार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दो लाइन बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेके यहाँ पर आपका हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व से पूर्व, और इधर हो जाएगा आपका उत्तर से उत्तर। ठीक है, अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाए दोस्तों, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसकी लंबाई आपसे पूछी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। 826 और 869, और अगर इन दोनों के मध्य का अंतर अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, 826 और 869 के मध्य का अंतर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका 43 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बोरकुंडा गांव आता है, इधर कोना आता है दोस्तों, इधर कटरा और इधर सिलोन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, 25, 50, 100, 75। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान जो है उसको 2 बराबर भागों में 50 सेंटीमीटर रेखा बांटती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल है जो राजस्थान का, यानी शुष्क क्षेत्र और अर्धशुष्क क्षेत्र है, उसको 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो जिला कौन सा है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे 100 द्वीपों के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, माही नदी जो है ये आपकी बांसवाड़ा क्षेत्र में बहती है,
और माही नदी जो है दोस्तों, ये जब बांसवाड़ा क्षेत्र में बहती है तो ये काफ़ी सारे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है, इसीलिए इसे 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माही नदी जो है दोस्तों, ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो ये आपकी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है दोस्तों, 45 है, और गुजरात का कितना है, 55 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा में दोस्तों माही नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, ठीक है। एक तो आपका माही बजाज सागर बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर बना हुआ है, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। एक आपका कागदी पिकअप बांध है दोस्तों, कागदी पिकअप बांध जो है ये भी आपका कहाँ पर बना हुआ है, माही नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका कडाना बांध है दोस्तों, जो कि माही नदी पर बना हुआ है, बट ये गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। माही नदी का जो किनारा है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कांठल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और माही नदी की जो सहायक नदियां हैं, अगर वो आपको याद करनी है दोस्तों, तो अभी लेटेस्ट में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिए। माही नदी की सहायक नदियां आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में अल्फीसोल मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों अल्फीसोल मृदा जो है ये आपकी जयपुर साइड में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एरिडोसोल और एंटीसोल कहाँ पाई जाती है, तो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और वर्टिसोल कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो दोस्तों हरे कबूतर आपके सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बंद बारेटा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भरतपुर में स्थित है, और कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये आपका कुकुंद नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवलादेव भी आपका भरतपुर में स्थित है, जिसे 1985 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। और दोस्तों सांबर झील जो है इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया 1990 में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाहरगढ़ जो है दोस्तों, इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आपका 4th बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, 4th बी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से देखिए 4th बी कौन सा वाला है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए दोस्तों, तो आपका 1st सी हो जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राणा प्रताप सागर स्थित है, तो राणा प्रताप सागर आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध जो है दोस्तों, इसके ऊपर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चुलिया जलप्रपात जो है ये इसी के ऊपर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई, तो दोस्तों मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है ये आपकी किस वर्ष लागू की गई, तो ये आपकी 7 अक्टूबर 2005 को लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको डेट के साथ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, तो 7 अक्टूबर 2005, ठीक है। आगे देखिए, जामसर प्रसिद्ध है, तो जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जामसर आपका बीकानेर में जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका है दोस्तों गोट मांगलोद, कौन सा है, गोट मांगलोद, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपका नागौर में, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट के लिए दोस्तों आपका झामर कोटड़ा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, झामर कोटड़ा हो जाएगा, जो कि आपका उदयपुर में स्थित है। और एक आपका बिरमानिया हो जाएगा, बिरमानिया कहाँ पर है दोस्तों, बिरमानिया आपका जैसलमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती, तो दोस्तों राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ पर नहीं पाई जाती है, टोंक, उदयपुर, पाली, बूंदी। तो दोस्तों टोंक, उदयपुर, बूंदी और भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में जो है ये आपकी भूरी मृदा पाई जाती है, पाली में नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पाली में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पाली के अंदर दोस्तों लाल बलुई मृदा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, लाल बलुई मृदा, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है, तो दोस्तों राजस्थान में जो लौटता मानसून है उसके ऋतु की अवधि अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो दोस्तों राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये आपकी माही नदी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मकर रेखा जो है उसको 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो इसको लिम्पोपो नदी 2 बार पार करती है, ये आपको ध्यान रखना है, लिम्पोपो नदी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भूमध्य रेखा जो है उसे 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार आपकी कांगो या जायरे नदी पार करती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और भूमध्य रेखा जो है दोस्तों ये आपकी भारत के उत्तर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों कर्क रेखा जो है राजस्थान के कितने
राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन राज्यों को आप याद कर लेना। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों संप सभा की स्थापना जो है ये आपकी गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1883 में की गई थी। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है यह आपका 1903 में हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर, और 1913 में इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ था 17 नवंबर 1913 को, जहां पर मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और एक दोस्तों नीमूचना हत्याकांड भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका 14 मई 1925 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा दोहरी डायराशाही की संज्ञा दी गई थी। नीमूचना आपका अलवर में स्थित है, तो उस समय अलवर का शासक कौन था? तो ये आपका जयसिंह वहाँ का शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक आपके संत हरिदास हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मंत्र राजप्रकाश का संबंध किससे है? मंत्र राजप्रकाश का संबंध किससे? तो मंत्र राजप्रकाश का संबंध किससे हो जाएगा? संत हरिदास जी से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय से। अगर आपसे संत रामचरण जी के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों संत रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? कृपाराम था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और संत रामचरण जी जो थे दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सोडाग्राम टोंक में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी 4 शाखाएँ थी। ठीक है, एक तो आपकी शाहपुरा शाखा हो जाएगी, एक आपकी रेण शाखा थी, एक आपकी खेड़ापा शाखा थी दोस्तों। ठीक है, और एक आपकी सिंहस्थल शाखा थी। ठीक है, ये चारों शाखाएं भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सुवर्णगिरी के नाम से आपका जालोर का किला प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे स्वर्णगिरी पूछा जाए दोस्तों, तो स्वर्णगिरी के नाम से आपका जैसलमेर का किला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से जेबाण नाम है, तो जेबाण किसका नाम है दोस्तों? तो जेबाण आपका एक तोप का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। जेबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसमें पहिए जो लगवाए थे दोस्तों, इसमें पहिए किसने लगवाए थे? तो ये राम सिंह दिरते ने लगवाए थे। राम सिंह दिरते के द्वारा जेबाण तोप में पहिए लगवाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आपका मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पर सवाई जयसिंह नहीं करना है आपको, मिर्जा राजा जयसिंह करना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका माधो सिंह दिरते ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह दिरते ने करवाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नाहरगढ़ में अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे, वो किसने बनवाए थे? माधो सिंह दिरते ने बनवाए थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? ये आपका राव सिया हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वास्तविक संस्थापक कौन है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राव चूड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, वास्तविक बोला जा रहा है तो राव चूड़ा आंसर होगा, और नॉर्मली पूछा जा रहा है तो आपका राव सिया आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राव जोधा के द्वारा दोस्तों जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? 1459 ईस्वी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? तो दोस्तों प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा गया था? तो ये आपके जलाल खां को भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे दोस्तों। इनको हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? जमा भट्टो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जलाल खां को 1572 में भेजा गया, फिर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को 1573 में भेजा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था ये आपका 9 मई 1540 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनका राज्याभिषेक कब किया गया था दोस्तों? तो 1572 में गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम उदय सिंह है दोस्तों, इनकी माता का नाम जयवंताबाई था, इनकी पत्नी का नाम अजबदेव पंवार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18 जून 1576 को दोस्तों 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा उसे क्या कहा गया था? तो उसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया था, मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब्बुल फजल के द्वारा उसे क्या कहा गया था दोस्तों? खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध अब्बुल फजल के द्वारा कहा गया था, और गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी के द्वारा कहा गया था दोस्तों, और बंदायूनी इस युद्ध में प्रेजेंट था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपका 1582 का युद्ध हुआ था दोस्तों, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो है इसमें अमर सिंह ने सुल्तान खां को चीर दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिवेर के युद्ध को कहा गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराणा प्रताप ने सन 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था।
जो कि 1613 तक राजधानी रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 25 वर्षों तक चावंड राजधानी रही। और अगर महाराणा प्रताप के काल में पूछा जाए तो 13 वर्ष तक, यानी 1597 तक, 13 वर्षों तक महाराणा प्रताप के काल में चावंड राजधानी रही, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 1585 में दोस्तों अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ एक सैन्य अभियान भेजा गया था, जो कि अंतिम सैन्य अभियान था। किसके नेतृत्व में भेजा गया था दोस्तों? तो ये जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में भेजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कब भेजा गया था? 1585 में, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम सैन्य अभियान था जो कि अकबर की तरफ से भेजा गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो बारडोली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी कहाँ पर है दोस्तों? तो उसकी छतरी बलीचा नामक स्थान पर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? मांडलगढ़ में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मांडल भीलवाड़ा में, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था, तो शाहबाज खान के द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया था दोस्तों, 1577, 78 और 79 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक और घटना हुई थी दोस्तों 1580 में, अब्दुल रहीम खाना वाली जो घटना हुई थी दोस्तों वो 1580 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गिलुन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो दोस्तों गिलुन सभ्यता जो है इसके अवशेष आपके तांबा प्रस्तर युग के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गिलुन सभ्यता जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी राजसमंद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। और कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? बनास नदी के किनारे। ठीक है। आगे देखिए, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों मुंडियारी ख्यात जो है यह आपकी मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है ये? दयाल दास के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दयाल दास किसके दरबार में था दोस्तों? तो ये रतन सिंह के दरबार में था। ठीक है। रतन सिंह के दरबार में था, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राजप्रमुख नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर राजप्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। ठीक है। उदयभान सिंह को, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 4 रियासतें शामिल थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका निमराना ठिकाना भी यहाँ पर शामिल था। ठीक है। यहाँ पर राजधानी अलवर को बनाया गया था और उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? भरतपुर में किया गया था। ठीक है। NV गोडगिल के द्वारा। आगे देखिए, अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ आपकी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वो क्या कहलाता था? तो दोस्तों जाम्बोजी के द्वारा जहाँ प्रवचन किया जाता था उसे हम सतारी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नागौर में हुआ था 1451 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जाम्बोजी जो है दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है यह आपकी मुकाम बीकानेर में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इनका निर्माण जो है वो लालासर बीकानेर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी के द्वारा दोस्तों विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है। जिसमें 29 नियम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? जाम्बोजी को जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो दोस्तों राजस्थान की पहली महिला पायलट आपकी नम्रता भट्ट हो जाएगी। इनका संबंध किससे है? जयपुर से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, छगनबेन ने अपनी सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना? छगनबेन के द्वारा दोस्तों जोधपुर का खिचन चुना गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जोधपुर का खिचन चुना गया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छगनबेन के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। राजस्थान में सरपंच बनने वाली पहली महिला प्रधान कौन थी? तो वो आपकी छगनबेन थी। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो 18 अप्रैल 1948 यानी 3rd चरण की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला और दूसरे का उद्घाटन NV गोडगिल के द्वारा किया गया था। तीसरे का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और वृहत राजस्थान जो होता दोस्तों उसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो दोस्तों ये नेनूराम शर्मा थे। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका बाड़मेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सम्मिलित करना है। तालछापर आपकी चूरू में हो जाएगी, शेरगढ़ आपका 12 में हो जाएगा दोस्तों। 12 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर हम कोटा कर देंगे। ठीक है। शेरगढ़ जो है दोस्तों ये आपका परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। फुलवारी की नाल आपकी उदयपुर में हो जाएगी, बंद बारटा आपका भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक
लाभान्वित जिला है? तो दोस्तों नर्मदा परियोजना के बारे में पूछा गया है। नर्मदा परियोजना जो है दोस्तों यह आपकी गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र चारों राज्यों की दोस्तों संयुक्त परियोजना है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और नर्मदा परियोजना जो है दोस्तों इससे राजस्थान के जालोर और बाड़मेर 2 जिले लाभान्वित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें जालोर सर्वाधिक लाभान्वित होता है और बाड़मेर भी लाभान्वित होता है। ठीक है। नर्मदा नहर की लंबाई जो है वो राजस्थान के अंदर 74 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और फव्वारा सिंचाई पद्धति का संबंध जो है वो भी नर्मदा नहर परियोजना से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जालोर और बाड़मेर। जालोर ऑप्शन में नहीं है तो बाड़मेर हम आंसर कर देंगे। ठीक है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है, तो दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जो हो जाएगा ये आपका हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ठीक है। लसाड़े हम डिस्कस कर चुके हैं, भोराट हम डिस्कस कर चुके हैं, उड़िया का पठार हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? ये आपके आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो है, तो दोस्तों रामपुरा अगुचा जो है ये आपका कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जावर जो है दोस्तों ये आपका उदयपुर में है, ये भी आपका सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा या फिर इसे हम डबोक हवाई अड्डा भी बोलते हैं दोस्तों। डबोक हवाई अड्डा या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आपका उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राता नाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? नाल हवाई अड्डा आपका बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है। और सांगानेर जयपुर में हो ही जाएगा। आगे देखिए, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? तो दोस्तों कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिले आपके जयपुर और अलवर हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? जयपुर और अलवर हो जाएंगे। यानी पहले नंबर पर आपका जयपुर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका अलवर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर अलवर। जयपुर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे? अलवर कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बजाज सागर बांध मैंने आपको बता दिया दोस्तों, माही नदी पर स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, चेपा एक बीमारी है। चेपा किसकी बीमारी दोस्तों? रबी के फसलों की बीमारी है चेपा। ठीक है। आगे देखिए, कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कैला देवी अभ्यारण्य आपका करौली सवाई माधोपुर में स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों लाल और पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आज सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो क्लास 11th में करवाया था दोस्तों, मैंने क्लास 11th की बुक के जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने ये सवाल आपको करवाया दोस्तों। वहाँ पर मिट्टी से संबंधित 4 सवाल मैंने आपको कराए थे, चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, चार्ल्स मेडकॉफ के रेजिडेंट थे? तो दोस्तों चार्ल्स मेडकॉफ जो है ये आपके दिल्ली के रेजिडेंट थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गोपी कृष्ण भट्ट जो है ये आपके तमाशा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तमाशा का संबंध कहाँ से है दोस्तों? जयपुर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों? तो प्रताप सिंह के काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, सवाई प्रताप सिंह के काल में। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वांग जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपका दोस्तों? ये आपका भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जानकी लाल भांड इससे संबंधित है। हेला ख्याल जो है ये आपका दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। दौसा और सवाई माधोपुर का। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जौहर स्थल के लिए आपका चित्तौड़गढ़ किला प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 साके हुए हैं दोस्तों, एक तो आपका 1303 में हुआ, एक आपका 1535 में हुआ दोस्तों, और एक आपका 1568 में हुआ। 1503 में दोस्तों रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था, 1535 में दोस्तों रानी कर्णावती के द्वारा जौहर किया गया था, और 1568 में दोस्तों रानी फूल कंवर के द्वारा जौहर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जो कि जन्म से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका जड़ूला हो जाएगा। ठीक है। सामेला जो है ये आपका विवाह से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और मौसर और जोसर दोस्तों ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके मृत्युभोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्युभोज से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? नारचारी शब्द का संबंध ग्रह कीड़ा से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? तो दोस्तों लांगुरिया गीत जो है ये आपकी कैला देवी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कैला देवी का जो मेला है ये कब लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका चैत्र
चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों शीतला अष्टमी का मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो जालोर का ढोल नृत्य जो है ये आपका थाकना शैली में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ढोल नृत्य जो है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो ये जय नारायण व्यास को जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नाहर नृत्य जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके समय प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों? तो ये शाहजहाँ के समय, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों यहाँ पर सूरज प्रकाश के बारे में पूछा गया है। सूरज प्रकाश जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? ये कर्णिदान के द्वारा लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कब लिखा गया था दोस्तों? तो ये आपका 1260 ईस्वी में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब लिखा गया? 1260 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके काल में लिखा गया था दोस्तों? तो तेज सिंह के काल में लिखा गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका सुपासना चरित्रम। सुपासना चरित्रम जो है दोस्तों ये राणा मोकल के काल का है, ठीक है, 1423 ईस्वी का। ये किसने लिखा था दोस्तों? तो ये हीरानंद के द्वारा लिखा गया था या चित्रित किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों थेवा कला के लिए आपका प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थेवा कला में किया क्या जाता है दोस्तों? कांच के ऊपर सोने की बारीकी का काम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सोना होता है उसका काम कांच के ऊपर बारीकी से किया जाता है, उसे ही थेवा कला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक आपके मैडम ब्लाउ तस्की हो जाएंगी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर भारत के अंदर पूछा जाए दोस्तों, भारत के अंदर इस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, कहाँ पर? बंबई के अंदर, ठीक है। वहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? वहाँ पर WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा, ठीक है। दूसरा अधिवेशन इसका 1886 में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पर दादा भाई नेरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और तीसरा अधिवेशन दोस्तों आपका 1887 में हुआ था मद्रास के अंदर, यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों अधिवेशन भी आपको ध्यान रखना है। स्थापना 1885 में कांग्रेस की हुई थी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो दोस्तों 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो दोस्तों रोलेट एक्ट जो है यह आपका 19 मार्च 1919 में किया गया था। तो यानी कि यह घटना जो है यह आपकी 1919 में हुई थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन जो है यह आपका 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मोटेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, तो ये भी 1919 में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों आपका कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? तो दोस्तों चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित आपकी कौन हो जाएगी? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी कल्पना दत्ता, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चटगांव जो घटना हुई थी दोस्तों ये आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी दोस्तों 18 अप्रैल 1930 को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो सत्याग्रह का किससे जुड़ाव है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सच्चाई और अहिंसा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है इसका आरंभ जो हुआ था यह आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नेतृत्व दोस्तों शौकत अली, ये आपको ध्यान रखना है, शौकत अली। और एक आपके हो जाएंगे दोस्तों मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और महात्मा गांधी,
ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान है। शौकत अली मोहम्मद अली महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था खिलाफत आंदोलन का, ठीक है। और एक किससे संबंधित है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे देखिए दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों आपका ये 1922 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उसी समय की बात है 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कांड होने के बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। आगे देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 1932 में आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो दोस्तों करो या मरो का जो नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो दोस्तों नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दी गई थी, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय की गणना के घंटाघर से की जाती है। तो कौन से घंटाघर से की जाती है दोस्तों, भारतीय मानक समय की गणना। तो ये आपके मिर्जापुर के घंटाघर से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है यह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो माउंट आबू जो है ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हो जाएगी जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल उत्तराखंड को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, गंडक, हिंडन, चंबल। तो दोस्तों बेतवा, हिंडन और चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। गंडक जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो मक्का और चावल, अरहर और सोयाबीन, रागी और मूंगफली, गेहूं और जौ। तो दोस्तों गेहूं और जौ जो है ये आपकी रबी की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों धरोई बांध जो है ये आपका साबरमती नदी पर बनाया गया है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। तो दोस्तों पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, तो ये पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बंदरगाह जो है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों, तुत्तीकोरिन। तुत्तीकोरिन जो है ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान जो है दोस्तों ये तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आते हैं। आगे देखिए, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत के संविधान का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया है दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद को बनाया गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन 368 के तहत किया जा सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों भारत के अंदर आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, ये किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है, ठीक है। इसमें 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आदि दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। समान काम के लिए समान वेतन, तो ये शामिल किया गया है दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी शामिल किया गया है दोस्तों 39 क के तहत। सूचना का अधिकार ये शामिल नहीं है दोस्तों, ये एक अधिनियम है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी आपको ध्यान रखना है। सूचना का अधिकार कब का है दोस्तों आपका, तो ये आपका 12 अक्टूबर 2005 का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए,
भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है दोस्तों। ठीक है, लोकसभा की बैठक को आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो दोस्तों ये कुल सदस्यता का 10वां भाग उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय के लिए दोस्तों संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक, सारे विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल आपका सेट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को 4 के अंदर शामिल किया गया है, 51 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कौन से संविधान संशोधन से शामिल किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, शोक शतक के लेखक कौन थे? शोक शतक के लेखक आपके बाला बख्श हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो दोस्तों तार से विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो वो गर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेगा किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? टेगा जो है ये आपका टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वन संरक्षण के संबंध में नवधान्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों नवधान्य आंदोलन 1987 ये आपका वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो दोस्तों आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में 1982 में लागू हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से रिलेटेड आप एक बात ध्यान रख सकते हो दोस्तों। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों रामसर सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था आपका? तो रामसर सम्मेलन आपका 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो भारत के द्वारा इस पर हस्ताक्षर 1982 में किए गए थे, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर 1982 हो जाएगा। ठीक है, पट सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आगे देखिए, अम्लराज एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों एक्वा रेजिया जो होता है ये आपका HNO3 और HCl का मिश्रण होता है दोस्तों, जिसमें HNO3 1 अनुपात में होता है और HCl आपका 3 अनुपात में होता है, 1:3। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो इन्हें सिरा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, हृदय तक जो रक्त को लेके जाती है उन्हें सिरा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर WBC के बारे में बात की जा रही है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका संक्रमण से संघर्ष करना। ठीक है, इसे ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूकोसाइड किसे कहा जाता है? ये आपके WBC को कहा जाता है। आगे देखिए, विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? तो दोस्तों B12 जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है, साइनोकोबालेमिन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपकी कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो ये कोबाल्ट विद्यमान होती है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक जो होती है ये जीवाणु संक्रमण के लिए लाभदायक होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों? जो कि सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है, यानी कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है? तो दोस्तों आरक्षित नगद अनुपात, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों ये आपकी हो जाएगी 2012 से 2017, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से लेके 2017 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों इसका मुख्य लक्ष्य क्या था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था दोस्तों? तीव्र अधिक
समावेशी एवं सतत विकास, तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, यानी अपनी मुद्रा का मूल्य वो घटा देता है, अवमूल्यन करता है, तो क्या होगा? तो दोस्तों निर्यात तो जो है ये आपका सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण, व्यापार, कराधान। तो यहाँ पर व्यापार जो है दोस्तों ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ALU कंप्यूटर के किस हिस्से का एक हिस्सा है? तो दोस्तों ALU जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपका प्रोसेसर का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी डेटा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, कोडित निर्देशों की सूची कहा जाता है? तो दोस्तों कोडित निर्देशों की जो सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। निम्नलिखित में से प्रचालन प्रणाली कौन सी है? ओपेरा, सफारी, क्रोम, लाइनक्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लाइनक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ये अच्छा सवाल है दोस्तों। ब्राउज़र जो होता है उसमें अगर आपको नई टैब खोलनी हो तो कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+T, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताइए। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सर्व प्लस उपरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों अचानक जो है ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है? दोस्तों परमेश्वर के अंदर आपका कर्मधारय समास है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्मधारय समास में एक पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उपमान और उपमेय की व्याख्या की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों पूजा के अंदर आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तैयार, विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर। तो यहाँ पर विद्यमान, प्रस्तुत और हाजिर उपस्थित का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों, तैयार नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? जंगम का विलोम हो जाएगा आपका स्थावर। और अगर आपको इससे चेतन का विलोम पूछा जाए तो चेतन का विलोम हो जाएगा दोस्तों जड़, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगम का क्या हो जाएगा दोस्तों? सुगम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सुकर का क्या हो जाएगा दोस्तों? दुष्कर। ठीक है, आगे देखिए, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द कौन सा होगा दोस्तों? अफवन, काढ़ा, सूर्य, अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो इनके अनुसार दोस्तों अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका उदाहरण आपका हो जाएगा दोस्तों ड, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय क्या है? अमेंडमेंट जो होता है दोस्तों इसका हिंदी पर्याय संशोधन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शराब पिलाना। ठीक है, आगे देखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 1975 में हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों? नागपुर, महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? ज्योत्सना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहचानिए। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये भी नहीं होगा। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, ये भी नहीं होगा। अपने और हस्ताक्षर दोनों एक साथ नहीं आएंगे दोस्तों, हस्ताक्षर तो अपने ही होते हैं ना, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, आगे देखिए, कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेक्षित होता है, तो दोस्तों कार्यालयीय आदेश कैसा होता है? तो ये वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने राजस्थान जीके, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, कंप्यूटर और साइंस सबके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।